हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से इकाई 1 शब्द संपदा और लोकोक्तियों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं PDF स्क्रीन को ज़रा नीचे कर देता हूं और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आज के हम लोगों के वीडियो डिस्कशन का टॉपिक कौन सा होगा। दोस्तों, ये रहा हम लोगों के आज के वीडियो डिस्कशन का टॉपिक, जिसका नाम है शब्द निर्माण। हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, ये बनते कैसे हैं और इनमें से जो है अधिक शब्द कहाँ से आए हैं, अर्थात इनका जो अधिक शब्द है, अर्थात हिंदी का जो अधिक शब्द है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इनकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं। दोस्तों, चलिए इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि भाषा के जो अपने शब्द होते हैं, ये सभी शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं, ये पुराने रीति रिवाज से, पुराने तौर तरीके से, पुराने विरासत से हमें प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, सामाजिक व्यवहार की वजह से शब्दों की रचना में कांट-छांट होती रहती है, अर्थात शब्दों के अर्थ में हेर फेर होता रहता है और शब्दों को रोज नए नए अर्थ मिलते रहते हैं। कुछ पुराने शब्द ऐसे होते हैं जो कि नए स्वरूपों में ढल नहीं पाते हैं और इस वजह से पीछे छूट जाते हैं, और कुछ नए शब्द ऐसे होते हैं जो कि नए स्वरूप को अपने में ढाल लेते हैं और इस वजह से नए शब्द जो है व्यवहार में आ जाते हैं। और अगर इस दृष्टि से देखें तो हम लोग भाषा जो है एक सामाजिक संपदा है और इनमें जो मौजूद शब्द हैं, अर्थात भाषा में जो मौजूद शब्द हैं, इनका विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता है, वैसे वैसे भाषा के शब्दों का भी विकास होता है। भाषा में जो है नित्य नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती रहती है और पुराने शब्द जो है पीछे छूट जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है। हम जैसे जैसे समाज में विकास करते हैं और शब्दों की उत्पत्ति होती है, इतना ही केवल काफ़ी नहीं है। इन शब्दों को व्यवस्थित रूप देने का काम जो है वो व्याकरण करती है, और इस प्रकार से जो है भाषा को भी व्यवस्थित रूप देने का काम व्याकरण ही करती है। और इस तरह से जो भाषा में जो शब्द बनते हैं, इन सभी का निर्माण जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार ही होता है। अतः दोस्तों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले शब्द की रचना पर ध्यान देना होगा कि आखिर शब्द की रचना किस तरह से होती है। तो दोस्तों, भाषा में जो है, अर्थात किसी भी भाषा में जो है, उसके मूल शब्द की संख्या काफ़ी कम ही होती है। जितने मूल शब्द होते हैं, उन्हीं मूल शब्दों में अलग से नए शब्दों को जोड़ दिया जाता है, नए नए वर्णों को जोड़ दिया जाता है और फिर नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ। बच्चा शब्द का एक उदाहरण आप लोगों के सामने मैं भी रख रहा हूँ। ये बच्चा एक मूल शब्द है और जैसे ही हम लोग इस बच्चा में पन शब्द लगा देते हैं, तो ये जो बच्चा और पन मिल जाता है, तो यही बन जाता है बचपन। तो यहाँ देखा आपने, एक बच्चा मूल शब्द में पन लगा देने से एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो मैंने अभी जो ऊपर कहा कि भाषा में बहुत थोड़े शब्द ही मूल शब्द होते हैं जिनका निर्माण भाषा खुद करती है। अब इसी बच्चा को हम लोग बचपना भी कह सकते हैं, बचपन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में कई ऐसे मूल शब्द हैं दोस्तों, जिनमें कि अलग से पन या इस तरह के कई और शब्द या फिर उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं और फिर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात की। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा आगे करूंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, मैं भी आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी जरूर बतलाऊंगा। उससे पहले मैंने अभी उदाहरण जो दिया था बचपन शब्द का, बच्चा मूल शब्द था जिसमें, उसमें जो पन लगा था दोस्तों, ये एक प्रत्यय है। और इस प्रकार के प्रत्यय से जुड़े अन्य शब्द भी आप लोगों को कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसी पुस्तक में उदाहरण दिया गया है, नयापन, बांकपन, लड़कपन। ये सारे जो उदाहरण है, ये सभी प्रत्यय से बने हुए शब्दों का उदाहरण है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को क्रिया से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण पेश करूंगा। जैसे कि कर, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, काम कर। तो यहाँ पर जो कर है, इसका मतलब होता है करना। तो इस कर से किया, करता, करना, करेगा आदि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि निकल रहे हैं, अर्थात इस कर से कई सारे शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो कर है दोस्तों, ये क्रिया का मूल रूप है, जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है, और इससे जो है सैकड़ों शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर में एक उदाहरण दिया था बचपन शब्द का, जिसमें बच्चा मूल शब्द था जबकि पन एक प्रत्यय था। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ऊपर में ही बताया था कि मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण होता है।
लेकिन क्या ये हर समय सही होता है? अगर हम लोग सहायता में पन लगा दे तो सहायतापन क्या सही है, या भूख में पन लगा दे तो भूखापन क्या सही है? तो आप लोगों का सीधा जवाब होगा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि हर जगह पर पन प्रत्यय लगा देने से ये जरूरी नहीं है कि पन प्रत्यय से लगने वाले शब्द का अर्थ जो है वो सार्थक हो सकता है कि उसका अर्थ निरर्थक हो, उसका कोई अर्थ ही ना हो, उसका कोई सार्थक अर्थ ही ना बने। इसी प्रकार क्रिया रचना से जो शब्द मैंने अभी आपको बताया, क्रिया रचना से जो कर शब्द का उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को दिया, इससे भी बनने वाले शब्द हो सकता है कि हर परिस्थिति में सही ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा भाषी समुदाय ही यह निश्चित कर सकता है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि कौन से प्रत्यय को किस मूल शब्द में लगाया जाए कि उस मूल शब्द से एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होगी, या फिर कौन से क्रिया के साथ कौन से अक्षर या कौन से वर्ण या कौन से शब्द जोड़े जाए कि उससे एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से समाज द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि समाज ही ये काम करती है, समाज ही ये देखती है कि कौन से शब्द के साथ किस प्रत्यय का, किस उपसर्ग का, किस क्रिया का उपयोग करना है जिससे कि एक सार्थक शब्द का निर्माण हो सके। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी ऊपर आप लोगों को ये बताया था कि मैं आगे आप लोगों से प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बतला देता हूँ। तो प्रत्यय वैसे शब्द, वैसे अक्षर अथवा वैसे वर्ण होते हैं जो कि किसी शब्द के बाद लगकर उस शब्द में मूलभूत परिवर्तन कर देते हैं और फिर उसी मूलभूत शब्द से एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नया मूल शब्द है और इस नया शब्द के बाद जैसे ही पन प्रत्यय लगा तो एक नए व सार्थक शब्द का निर्माण हुआ जिसे हम लोग नयापन कहे, या फिर नयापन यहाँ पर कहते हुए देख रहे हैं, या फिर नयापन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नयापन शब्द का निर्माण हुआ है। या आप लोग दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बांका मूलभूत शब्द के बाद जब पन प्रत्यय लगा है तो बांकपन नाम के नए शब्द का उदय हुआ है। तो संक्षेप में हम लोग प्रत्यय की परिभाषा ये दे सकते हैं कि वैसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं तो वैसे शब्द जो है प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, मूल रूप से प्रत्यय दो प्रकार की होती है। पहले प्रत्यय को हम लोग व्युत्पन्न प्रत्यय कहते हैं, जबकि दूसरे प्रत्यय को हम लोग रूपात्मक प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो व्युत्पन्न प्रत्यय वे होते हैं जिससे हम अर्थ में विस्तार करते हैं, और ये जो व्युत्पन्न प्रत्यय होते हैं दोस्तों, ये संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा और इसी प्रकार के कई दूसरे शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। और ऊपर जो अभी मैंने आप लोगों से नयापन, बांकपन में जो पन प्रत्यय की चर्चा की, ये प्रत्यय जो है व्युत्पन्न प्रत्यय के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि व्युत्पन्न प्रत्यय से जो वास्तव में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और इससे शब्दावली की वृद्धि की जाती है। और जो दूसरा प्रत्यय होता है दोस्तों, जिसका नाम रूपात्मक प्रत्यय होता है, इसका काम केवल और केवल शब्दों के रूप को परिवर्तित करना होता है, न कि अर्थ को परिवर्तित करना होता है या फिर व्याकरणिक शब्दावली को विस्तार देना होता है। ये केवल क्या करते हैं, शब्दों के रूप को परिवर्तित कर देते हैं और फिर या तो वाक्य को छोटा कर देते हैं या फिर वाक्य को बड़ा कर देते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा PDF को नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उदाहरण को समझ सके। दोस्तों, रूपात्मक प्रत्यय को समझने के लिए आप लोगों के सामने अब ये रहा दो उदाहरण। इस दो उदाहरण में आपके सामने दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है लड़के आए, जबकि दूसरा वाक्य है लड़कों को बुलाओ। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों का अर्थ क्या होगा। तो आप लोगों को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है। लड़के आए मतलब लड़के स्वयं आ जाए, जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि लड़कों को बुलाओ मतलब लड़के को यहाँ बुलाया जाए। अर्थात दोनों का एक ही मतलब है कि लड़के को यहाँ पर बुलाना है, या तो लड़का स्वयं आ जाए या लड़के को बुलाया जाए। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर लड़के को लड़कों में परिवर्तित कर दिया गया है और लड़कों के बाद एक को, इस को प्रत्यय को लगा दिया गया है। तो क्या को प्रत्यय के लगने से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है? केवल एक ही परिवर्तन हुआ है, वो हुआ है शब्दों के रूप में परिवर्तन। क्या अर्थ में परिवर्तन हुआ है? तो आप लोगों का और मेरा उत्तर यही होगा कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि रूपात्मक प्रत्यय जो है भले ही कुछ व्याकरणिक अर्थ सूचित करती हो, लेकिन ये जो है नए शब्दों का निर्माण बिल्कुल नहीं करती है और न ही ये किसी भी शब्दावली में अर्थात किसी भी हिंदी शब्दावली में वृद्धि
नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों, वास्तव में प्रत्यय का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगाए जाते हैं या शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे कि बचपन, लड़कपन में जो पन लगा हुआ है, ये जो प्रत्यय है ये शब्दों के बाद लगाए गए हैं। जबकि कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के पहले लगाए जाते हैं या शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ, अकारण। अकारण में जो है अ और कारण, कारण जो है एक मूल शब्द है, जबकि अ जो है शब्द के पहले लगाकर इसको एक प्रत्यय वाले शब्द के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसका मतलब होता है बिना कारण। और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ, बेरहम। रहम एक मूल शब्द है और इसके पहले बे लगा करके, बे प्रत्यय लगा करके एक नए शब्द का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग बेरहम जिसे हम लोग बेरहम यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो नए शब्दों के निर्माण में पहले जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वैसे प्रत्यय उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ विद्वान जो है इसी उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। तो साधारण तौर पर हम उपसर्ग के बारे में ये कह सकते हैं कि वैसे शब्द, वैसे वर्ण अथवा वैसे अक्षर जो कि किसी शब्द के पूर्व लग करके एक नए व सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे शब्द, अक्षर या वर्ण जो है उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों आप लोगों को उपसर्ग के बारे में भी बतला दिया कि ये उपसर्ग जो है क्या होते हैं। अब आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में कहा था कि मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में आगे बताऊंगा। तो अब आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मूल शब्द के साथ किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने से नित्य नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है, और एक भाषाभाषी समुदाय जो है इसी प्रक्रिया से नए नए शब्दों को गढ़ता रहता है, नए नए शब्दों को बनाता रहता है। और इस प्रकार से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में नए नए विचारों को प्रकट करने के लिए नए नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले जब हम लोगों ने हिंदी की शुरुआत करी थी, मतलब हिंदी जो है अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, तब हम लोग राष्ट्र शब्द के बारे में जानते थे। अब धीरे धीरे आधुनिकीकरण होता गया और यही राष्ट्र शब्द जो है राष्ट्रीय बन गया, फिर राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय बन गया, और इसी प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो गया, अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि किस प्रकार से आधुनिक युग में नए नए विचारों को प्रकट करने के लिए नए नए शब्दों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में नित्य नए नए शब्दों के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था कार्य करती है, जिसका नाम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। यह संस्था जो है विविध विषयों के विद्वानों की सहायता से रोज हिंदी में नए नए शब्दों को गढ़ने का काम करती है और शब्दकोशों के रूप में इन नए नए शब्दों को प्रकाशित भी करती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए ज्यादातर संस्कृत भाषा के व्याकरण की सहारा ली जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्द बनाने की अपार क्षमता है। अर्थात संस्कृत भाषा में जो शब्द, नए नए शब्द बनाने की काफी अधिक क्षमता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा का उदय संस्कृत भाषा से ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि संस्कृत से ही सभी भाषाएं हिंदी में आई है। काफी सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं से भी हिंदी में आई है। जैसे कि संस्कृत में जो है योग, संयोग, नियोग, आयोग आदि शब्द नहीं थे, जबकि इन शब्दों को भी अब हिंदी में देखा जाता है। तो ये जो शब्द हैं संस्कृत के अलावा किसी दूसरे भाषा से आए हैं। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में बताया दोस्तों, ये जो आयोग है ये शब्दावली के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का निर्धारण किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृत से ही नहीं वरन अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी हिंदी के शब्द भंडार में सम्मिलित किया जाएगा। और दोस्तों, उसने अपने मूलभूत सिद्धांत में ये घोषणा भी की है कि सबसे पहले प्रचलित शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया जाए, चाहे वो किसी भी भाषा का शब्द हो, चाहे वो हिंदी का शब्द हो या उर्दू का शब्द हो या अंग्रेजी का शब्द हो। और इस दृष्टि से अगर देखें दोस्तों, तो मिसाइल, मसौदा, वायरस, प्रोटीन, ये सभी शब्द अब हिंदी से विज्ञान भाषा से हिंदी में आ चुके हैं। और दोस्तों, आयोग के सिद्धांत में यह भी लिखा है कि जब पूरे के पूरे प्रचलित शब्द हिंदी में आ जाएंगे तो उसके बाद जो है अन्य भारतीय भाषाओं को भी हिंदी में स्थान दिया जाएगा। और आयोग के ही मूलभूत सिद्धांत में यह भी लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द को यथावत हिंदी में स्थान दिया जाएगा।
और इसी दृष्टि से जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है न्यूरॉन, कार्बन, टरबाइन, ये शब्द भी अब हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से शब्द लेने के संदर्भ में एक काफी रोचक सा उदाहरण मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने हिंदी में ऑक्सीजन शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। वास्तव में हिंदी में इस ऑक्सीजन का नाम है प्राणवायु, लेकिन फिर भी अभी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय शब्द ऑक्सीजन को भी हिंदी में स्थान दे दिया गया है और अब लोग प्राणवायु जैसे हिंदी शब्द को भूल गए हैं और इस प्राणवायु के बदले अब हम लोग या आप लोग जो है या कोई भी जो है ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग कर रहा है। अब ये जो विदेशी शब्द ऑक्सीजन है दोस्तों, इसी ऑक्सीजन में अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नित्य नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत बना है, ऑक्सीकरण बना है, ऑक्साइड बना है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शब्द के निर्माण की प्रक्रिया कहीं कहीं तो काफ़ी सरल है, जो कि समाज आसानी से कर लेता है, कहीं कहीं काफ़ी जटिल है। और इस प्रकार की जटिलताओं को दूर करने के लिए भारत में शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक आयोग काम करती है, जिसका नाम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे और अभी के इस वीडियो सेशन में मैं केवल इतना ही रखूंगा, क्योंकि आगे का जो वीडियो सेशन है, आगे का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जो कि अब हम लोग अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कमी नजर आती है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई कमी और त्रुटि को आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि इन फ्यूचर मैं इस प्रकार की गलती को न दोहराऊं और फिर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊं। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।